नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बंगाल में मतदान के दिन हुई हिंसा और सियासी दंगल की, पीएम मोदी द्वारा किए गए गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की और राहुल गांधी के निकोबार पर किए गए बड़े खुलासे की, और अंत में बात करेंगे उड़ीसा के वायरल हो रहे एक वीडियो की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में मतदान के अंतिम दिन दिखा उत्साह, 78.68% से अधिक हुई वोटिंग। बंगाल चुनाव में जमकर हुआ बवाल, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी वर्कर से झड़प। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सीएम योगी रहे मौजूद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी। सीएम नायडू के बेटे लोकेश बने कार्यकारी अध्यक्ष, कई और नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोल्हापुर शोषण मामले में लिया संज्ञान, 7 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट। एस जयशंकर ने इक्वाडोर के विदेश मंत्री से की मुलाकात, व्यापार कृषि पर जोर। लखनऊ तक पहुंचा इंदिरापुरम अग्निकांड का मामला, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, 1,50,156 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी 24,150 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। आज का दिन बंगाल के सियासी दंगल के लिए वो निर्णायक दिन रहा जिसका पूरे देश को इंतजार था। आज लोकतंत्र के उत्सव में जय श्री राम और जय बंगला की ऐसी गूंज दिखाई दी जिसने कोलकाता से लेकर हुगली तक के तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जी हां, एक तरफ ममता बनर्जी की साख दांव पर थी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इस वोटिंग के बीच कहीं बम्बों की बरामदगी हुई तो कहीं लाठी चार्ज की तस्वीरें सामने आईं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र का पर्व है या सत्ता की सनक में सुलगता बंगाल। आइए जानते हैं दूसरे चरण की हर वो बड़ी खबर जो आज बंगाल की किस्मत लिख रही है। दरअसल आज बुधवार सुबह 7 बजे से ही बंगाल की 142 सीटों पर मतदान का सिलसिला शुरू हुआ। 7 जिलों में फैले इस चुनावी रण क्षेत्र में कुल 3.21 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग की मुस्तैदी का आलम यह था कि 41,001 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग से नजर रखी गई और सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 2,321 कंपनियां तैनात रहीं। वहीं दोपहर 1 बजे तक ही बंगाल के मतदाताओं ने अपना दम दिखाते हुए 61.11% मतदान कर दिया था, जो ये साफ करता है कि जनता बदलाव या बचाव के मूड में पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी सुर्खियों का केंद्र रही भवानीपुर सीट। जी हां, यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के गढ़ माने जाने वाले एक बूथ पर पहुंचे तो माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो गया। शुभेंदु ने जय श्री राम के नारे लगाए तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बंगला के उद्घोष से आसमान सिर पर उठा लिया। तनाव इतना बड़ा कि शुभेंदु अधिकारी ने भीड़ को बांग्लादेशी और बाहरी करार दे दिया गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई और सुरक्षा बलों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं ममता बनर्जी खुद भी अपने क्षेत्र में डेरा डाले हुए दिखाई दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का गंभीर आरोप लगा दिया। দেখুন, আমি চাই আমাদের দলও চায়, আমি অ্যাজ এ এখনো যে চেয়ারে আছি আমার দলের চেয়ারেও আছি, আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি, আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক। কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে যে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে,
যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেফতার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে একজন চেতলা ইয়ে করেছিল, থানায় আমি যাইনি, ববি গিয়ে ছাড়িনি। এইভাবে বাবাই বাড়িতে কালকে রাত্রিবেলা, বাবাই এটা 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, এত পপুলার ছেলে এই এলাকায়, তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স, উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ হাউস। এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিই ছিল না, পাশের কাজে অন্য জায়গায় ছিল, তখন ওদের বাড়িতে লাঠি টাঠি মেরে ওর ফোন কেড়ে নিয়ে বলেছে যেন বাবাই যেন কোনো কাজ না করে। আমি আপনাদের দেখাতে পারি ওর বাড়িতে आपको बता दें, बंगाल की राजनीति ये सिर्फ नारे नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की भिड़ंत बन चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के जरिए हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की कोशिश में है, वहीं ममता बनर्जी ने जय बंगला को अपनी ढाल बनाया है। 1971 के मुक्ति संग्राम के इस नारे को ममता ने बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को भारी साबित किया जा सके। आज पोलिंग बूथ के बाहर यही नारों का टकराव हिंसक झड़पों की वजह बना। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के इस उत्सव को दहलाने की एक बड़ी साजिश बेतुग्राम में नाकामयाब कर दी गई। टीएमसी विधायक शेख शाहनवाज के निर्वाचन क्षेत्र विरूरी गांव में मतदान केंद्र संख्या 35 के ठीक पास एक लावारिस बैग में 6 शक्तिशाली देसी बम मिले। सोचिए अगर ये बम फट जाते तो कितनी बड़ी तबाही होती। इस बरामदगी ने सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ग्रामीण दहशत के साए में वोट डालने को मजबूर दिखे। वहीं आपको बताते चलें, पानीहाटी और फल्टा में आरजी कर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की मां और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रत्ना देवनाथ को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला करने की पूरी कोशिश की। फल्टा में बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईवीएम के बटन पर टेप लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने इन शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कुछ केंद्रों पर दोबारा मतदान के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ साउथ 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विकास सरदार की कार के शीशे तोड़ दिए गए। उनके सुरक्षा कर्मी की बंदूक छीनने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इन सब खबरों के बाद भी बंगाल के लोगों में वोटिंग को लेकर जुनून साफ दिखाई पड़ा। पूर्व बर्धमान में सबसे ज्यादा 44.50% वोटिंग दर्ज की गई। हुगली में 43.12%, नादिया में 40.34%, हावड़ा में 39.45%, नॉर्थ 24 परगना में 38.43%, साउथ कोलकाता में 36.78% वोट पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल का ये दूसरा चरण सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं बल्कि वर्चस्व की वो लड़ाई है जहां मर्यादा की सीमाएं लागी गईं। कहीं बम मिले, कहीं लाठी चली तो कहीं नारों से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच बंगाल का आम नागरिक धूप में खड़े होकर अपनी उंगली पर स्याही लगवाने का इंतजार करता दिखा। ऐसे में सवाल है कि हिंसा और आरोपों के इस धुएं के बीच असली विजेता कौन होगा। इसका फैसला इन ईवीएम मशीनों में कैद हो रहा है। लेकिन आज की ये तपिश बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बुनियादी ढांचे के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। हरदोई की पावन धरा जहां कवि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, आज वहां से विकास की एक ऐसी गंगा बही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हृदय से जोड़ देगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक गंगा एक्सप्रेस वे का भव्य उद्घाटन किया। ये सिर्फ कुलतार और कंक्रीट की सड़क नहीं,
बल्कि ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार की वह हस्तरेखा है जो आने वाले दशकों में प्रदेश के भाग्य को चमकाने वाली है। मेरठ से प्रयाग तक की 594 किलोमीटर दूरी जिसे तय करने में पहले पसीने छूट जाते थे, अब वह सफर महज 6 घंटे में सिमटने वाला है। समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ओजस्वी संबोधन से माहौल में जोश भर दिया। उन्होंने मां गंगा की महिमा का बखान करते हुए श्लोक का पाठ किया। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि दिसंबर 2021 में जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, आज वह रिकॉर्ड समय में उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा यह डबल इंजन सरकार की साफ नीति और साफ नीयत का परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछ चुका है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद की जकड़न में था, दंगों और अराजकता की आग में जल रहा था। इस माहौल में विकास और रोजगार की कल्पना भी करना मुश्किल था। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो उन्होंने न केवल विकास की बात की बल्कि राजनीतिक विरोधियों पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन करार दिया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से
यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे, और फिर कल तो मैं काशी में था। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उद्घाटन के साथ साथ पश्चिम बंगाल में हो रहे दूसरे चरण के मतदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज लोकतंत्र का गौरवमयी दिन है। जो खबरें बंगाल से आ रही हैं वे दिल खुश करने वाली हैं। दशकों बाद बंगाल की जनता भयमुक्त होकर मतदान कर रही है। भारी संख्या में वोटर्स का बाहर निकलना इस बात का प्रतीक है कि भारत का लोकतंत्र और संविधान कितना मजबूत है। उन्होंने बिहार और गुजरात के हालिया चुनावी नतीजों का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता का भरोसा केवल विकास पर है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं, जैनों और बुद्धों की आस्था का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ये मार्ग उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक सर्किट को आपस में जोड़ देगा, जैसे त्रिवेणी संगम से शक्तिपीठ विंध्याचल और फिर काशी तक का सफर अब रॉकेट की रफ्तार से होगा। राम भक्तों के लिए संगम से रामलला के दरबार और फिर गोरखनाथ मंदिर तक की राह सुगम हो जाएगी।
नैमिषारण्य तक पहुंचने के लिए अब भक्तों को घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के हस्तिनापुर और वाराणसी के सारनाथ के बीच की दूरी को खत्म कर देगा। गढ़मुक्तेश्वर, कल्की धाम, बेल्हा देवी धाम और चंद्रिका देवी शक्तिपीठ जैसे स्थलों पर अब पर्यटन की बाढ़ आने वाली है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें विकास विरोधी और नारी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी परिवारवाद और कभी जातिवाद के दंगल से बाहर नहीं निकल सकती। मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी तब सपा ने इसका विरोध किया था। उन्होंने जनता को आगाह किया कि उत्तर प्रदेश को ऐसी ताकतों से सावधान रहना होगा जो फाइलों को लटकाने और अटकलों में विश्वास रखती है। सुनिए पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाए। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती है। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे। ये हमेशा तुष्टिकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। साथियों, आज देश एक ही संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब देख रहे हैं आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आ रहा
भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे इसी दिशा में एक और मजबूत कदम है। मुझे विश्वास है गंगा एक्सप्रेसवे जिन संभावनाओं को हमारे दरवाजे तक लेकर आएगा, यूपी के लोग अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से उन्हें साकार करके रहेंगे। जाहिर है गंगा एक्सप्रेस वे केवल एक सड़क नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को पूर्वांचल की शक्ति से जोड़ने वाला महासेतु है। ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाएगा। ये विकसित भारत की वह चमकती हस्तरेखा है जो आज हरदोई की धरती से पूरे देश को अपने उज्जवल भविष्य का जय घोष सुना रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अब तक बात करेंगे उस द्वीप की जो हिंद महासागर में भारत का रणनीतिक प्रहरी है, लेकिन आज वह एक भीषण वैचारिक युद्ध का मैदान बन चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार की 92,000 करोड़ रुपए की वह महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जिसे भारत के भविष्य का गेम चेंजर बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाथ में कैमरा और दिल में आदिवासी विरासत का दर्द लेकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जी हां, राहुल ने निकोबार के जंगलों से जो गर्जना की है उसने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये विकास नहीं, विकास की भाषा में छिपा हुआ विनाश है। दरअसल राहुल गांधी ने निकोबार के संघर्ष वर्षा वनों का दौरा किया और वहां की तस्वीरें साझा करते हुए इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने लिखा कि ये जंगल हमारी यादों में भी पुराने हैं जिन्हें उगने में कई पीढ़ियां लग गईं। राहुल का आरोप है कि सरकार जिस 160 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पोर्ट, एयरपोर्ट और टूरिज्म का हब बनाना चाहती है वह असल में लाखों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसी तैयारी है। राहुल ने इसे हमारे समय का सबसे बड़ा घोटाला और प्राकृतिक व आदिवासी विरासत के खिलाफ जघन्य अपराध करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश के लोग वह देख लें जो उन्होंने देखा है तो इस प्रोजेक्ट को तुरंत रोकना होगा। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो में भी जारी किया जिसमें उन्होंने इस द्वीप को लेकर बात की थी। देखिए। आई एम स्टैंडिंग in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crores. And by the way, this is just the part of the forest that we were able to enter. I'd like to show you the part that we couldn't enter because it's so thick and it has so many trees. Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. And now I understand why the government didn't want me to come here and why the government did a whole exercise to stop me from getting here. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. There are a number of communities on this island. There are tribals, there are settlers who are from the defense forces who came here to ensure the safety of these islands. They've asked me to raise this in Parliament, and I will gladly do that. But they are doing this in a hidden manner, surreptitiously, and this needs to be told to the whole nation, especially young people, because this is your future. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property, of ecological property that has ever taken place. वहीं
कैंपबेल बे के राजीव नगर और स्थानीय समुदाय से मुलाकात के दौरान राहुल ने सिर्फ सुना नहीं बल्कि उन्हें लड़ने का भरोसा भी दिया। राहुल का कहना है कि स्थानीय लोगों को डर है कि इस 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से उनके घर और पारंपरिक जीवन शैली पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। राहुल ने याद दिलाया कि इस प्रोजेक्ट की आलोचना पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कर चुकी हैं और उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण के लिए केंद्र के पुनः विचार की मांग की थी। वहीं मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहां पे काटे जा रहे हैं। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पेंसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुप कर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। सर, ग्रेट निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने नोट किया अंडमान निकोबार में जो आपने अभी तो यहाँ पे अंडमान में पानी के इश्यू है, मेरे अपने भाषण में बोला पानी के इश्यू है। जो यहाँ पे आपके जो एलजी हैं उनका भ्रष्टाचार, जो इलेक्टेड नहीं है, राजा जैसे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। नाम लोग भवन दे रखा है, घर का सुना है, ऑफिस का, मगर मिलते नहीं है किसी से। जनता की सुनवाई होनी चाहिए, जनता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। तो ये मुद्दे थे सर जो हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसी तरह हमारा जो क्या चल रहा है हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अमेरिका और उसका लड़ाई स्टेट ऑफ हार्मोन है, उसी तरह हमारा जो मलाका स्टेट है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बहुत पास है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आया, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है, अंडमान में जो हो रहा है उसकी बात करना था। मुझे यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट पे बोलने की कोई जरूरत नहीं। जीएनआई प्रोजेक्ट का कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं? तो मुझे हॉर्मूज स्ट्रेट पे यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन इशू है जो अंडमान आइलैंड की मैंने आपसे बात बोली, और मेन इशू यहाँ पे है जो इकोलॉजिकल चोरी हो रही है। तो लाखों करोड़ रुपए के पेड़ चोरी काटे जा रहे हैं, उनकी चोरी होगी, और जो जमीन छीनी जा रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रही। वह ग्रेट निकोबार के कैंपबेल वे स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारे भी पहुंचे। वहां उन्होंने माथा टेका, अरदास की और गुरुद्वारा परिसर में लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा। राहुल का ये अंदाज दिखाता है कि वे इस मुद्दे को केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने की तैयारी में हैं। आपको बता दें, सरकार का तर्क है कि ग्रेट निकोबार की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के तहत वहां एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाना, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होना, एक गैस आधारित पावर प्लांट और एक नया टाउनशिप विकसित किया जाना। सरकार इसे रोजगार और आर्थिक उन्नति का जरिया बनाती है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी कई मंजूरी को कांग्रेस अधूरी और गलत बता रही है। पर्यावरणविदों का भी मानना है कि इस स्तर के निर्माण से निकोबार की अनोखी जैव विविधता को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ऐसे में सवाल है कि तो क्या ये प्रोजेक्ट भारत की समुद्र ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर राहुल गांधी के दावे के अनुसार ये प्रकृति की कब्र पर खड़ा एक आर्थिक स्कैम साबित होगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वे आदिवासी समुदायों और इन प्राचीन वर्षावनों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। ऐसे में 81,000 से
92,000 करोड़ के इस भारी भरकम निवेश और पर्यावरण के बीच की ये जंग अब आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक और भी तेज होने वाली है। राहुल गांधी का निकोबार दौरा महज एक ट्रिप नहीं बल्कि सरकार की नीति और नीयत पर लगाया गया एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना यह है कि दिल्ली की सत्ता इस विनाश के आरोप का जवाब किस विकास से देती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप, कंधे पर बहन के अवशेषों की पोटली और मन में सिस्टम के प्रति वो कड़वाहट जिसने एक इंसान को अपनी ही बहन की कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, क्यूझर जिले के मलिपाशी गांव में जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 19,300 रुपये महज इतनी सी रकम के लिए एक गरीब आदिवासी जीतू मुंडा को बैंक के गेट पर अपनी मृतक बहन का कंकाल लाकर रखना पड़ा ताकि बैंक के अधिकारी ये मान सकें कि खाता धारक अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल जीतू मुंडा की बहन कालरा मुंडा की मौत करीब 2 महीने पहले हुई थी। कालरा के पति और बच्चे पहले ही खत्म हो चुके थे। जीतू की उसका इकलौता वारिस था। कालरा के खाते में 19,300 रुपये जमा थे। जीतू को अपनी ज़रूरतों के लिए पैसों की दरकार थी। वह कई बार उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मलिपासी शाखा गया, लेकिन आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर साफ कह दिया, या तो खाता धारक को साथ लाओ या फिर कानूनी वारिस होने का पुख्ता प्रमाण दो। लेकिन एक अनपढ़ और बेबस आदिवासी के लिए डेथ सर्टिफिकेट और वारसाना बनवाना पहाड़ चढ़ने जैसा लगा, जिसके बाद हार कर जीतू ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह शमशान पहुंचा, बहन की कब्र खोदी और उसके अवशेषों को कंधे पर लाद कर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह है मेरी बहन, अब तो पैसे दे दो। फिर क्या था, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उड़ीसा की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी दल बीजू जनता दल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। वहीं कांग्रेस ने भी इसे आदिवासी विरोधी और प्रशासनिक तंत्र की विफलता करार दिया। वहीं बढ़ते विवाद को देख उड़ीसा ग्रामीण बैंक ने अपना पक्ष रखा। बैंक का दावा है कि जीतू मुंडा नशे की हालत में बैंक आया था। उसने पहले झूठ बोला कि उसकी बहन कोमा में है। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप यानी पुलिस के द्वारा उसमें हस्तक्षेप के बाद स्थिति को शांत कराया गया और अवशेषों को दोबारा दफनाया गया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि मामले को मानवीय आधार पर सुलझाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना मशीनरी हो चुका है कि अपने ही पैसे निकालने के लिए अब हमें मुर्दा का सहारा लेना पड़ेगा। जाहिर है, आज जीतू मुंडा के कंधे पर सिर्फ उसकी बहन का कंकाल नहीं था, बल्कि हमारी मर चुकी प्रशासनिक संवेदनाओं का बोझ था। 19,300 रुपए के लिए कब्र का खोदा जाना ये बताता है कि डिजिटल इंडिया की चकाचौंध अभी भी सिंदूर गांव की बेबसी के अंधेरे को नहीं मिटा पाई है। आज हमने देखा कैसे एक तरफ देश आधुनिक ढांचे और एक्सप्रेस वे के जरिए भविष्य की ऊंची उड़ान भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की गलियां चुनावी हिंसा के पुराने दौर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। राजनीति अपनी जगह है, विकास के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन उड़ीसा से आई वह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन केवल आश्वासन नहीं देगा बल्कि इस बेबसी का इलाज भी खोजेगा जिससे मानवता को शर्मसार किया है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी खबरों के पीछे छुपी बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।